ये लास्ट वीडियो है जो अपने लोग शेयर कर रहे हैं लिवरेज चैप्टर का। एंड आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि लिवरेज अपने जब लॉकडाउन के पहले स्टार्ट किए थे तो ऑलरेडी वी हैव डन मेनी क्वेश्चंस, मोर देन 10 क्वेश्चंस। एंड आफ्टर दैट मैंने आपको जो सीट्स दिया है दैट इज़ कंटेनिंग मोर देन 15 क्वेश्चंस। अब उस क्वेश्चंस में जो हो गए हैं बिफोर लॉकडाउन वो तो ठीक है, और जो लॉकडाउन के बाद हुआ मतलब इनकम्प्लीट रह गया वो आप लोग को ट्राई करना है। और जब आप लोग, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, जब आप लोग ग्रुप में बोलोगे कि येस वी हैव डन, तब मैं आपको आंसर्स भेजूँगा टू चेक योर आंसर्स, ठीक है। और एक मैंने लिवरेज का 2 एक्स्ट्रा सम्स जो सीट में नहीं था उसका वीडियो शेयर कर दिया था। एंड दिस वन इज़ द लास्ट वीडियो ऑफ लिवरेज चैप्टर। और इसके अंदर में अपने लोग जो सीखने जा रहे हैं वो ये है कि एक तो EBIT EPS एनालिसिस है, होता क्या है। तो बेटा EBIT EPS एनालिसिस ऑलरेडी वी हैव डन, ठीक है। अपने इसके ऊपर ऑलरेडी क्वेश्चन कर लिया, बस मैं आपको इसका मीनिंग बता रहा हूँ। अपने जो क्वेश्चंस करते थे जिसमें आप देखा होगा कुछ क्वेश्चंस के अंदर में ऐसा पूछा गया कि अगर कंपनी को इतना रुपये का और दरकार है, जैसे सपोज़ कंपनी को 50 लाख का दरकार है एंड कंपनी इज़ हैविंग द ऑप्शंस, तुम बोलेगा क्या, या तो पैसा इक्विटी से मंगाए, या पैसा इक्विटी प्लस डेप्ट से मंगाए, या पैसा खाली डेप्ट से मंगाए, या पैसा डेप्ट प्लस लोन से मंगाए। तो इस टाइप का अपने बहुत सारा क्वेश्चंस किए हैं, 3-4 क्वेश्चंस किए हैं जिसमें अपने बहुत सारा प्रपोजल ऑप्शंस वाला किए हैं। तो लेट मी शो यू जस्ट फॉर एग्जांपल। अगर आप देखोगे तो क्वेश्चन नंबर 7 उससे रिलेटेड था, ठीक है। फिर उसके बाद आप बहुत सारा क्वेश्चंस था, क्वेश्चन नंबर 7 के बाद आप देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 9 उससे रिलेटेड है, ठीक है। एक सेकेंड संचित, कैलकुलेटर दो तो बेटा। तो कई कई सारे क्वेश्चंस अपने इसके ऊपर किए हैं। तो अपने लोग कहने का मतलब ये है कि लोन से जो अपने लोग पैसा मंगा रहे हैं, दैट मीन्स द फाइनेंशियल लिवरेज का जो अपने लोग हेल्प ले रहे हैं, उस फाइनेंशियल लिवरेज का हेल्प लेने के कारण EBIT में EBIT से जो EPS निकल रहा है उस पर क्या असर आ रहा है, उसको EBIT EPS एनालिसिस बोलते हैं। ये EBIT और EPS दोनों के बीच में जो आता है ना फाइनेंशियल लिवरेज यानी फाइनेंशियल इंटरेस्ट, तो ये फाइनेंशियल लिवरेज के कारण, फाइनेंशियल लिवरेज का जो इफेक्ट EBIT पे आ रहा है टू गेट द डिफरेंट EPS इज कॉल्ड EBIT EPS एनालिसिस। मतलब इट इज़ नथिंग बट इट शोज, यू कैन से इट शोज the effect of financial leverage on EBIT to get different EPS. This is called EBIT EPS एनालिसिस, ठीक है। और कुछ नहीं है बेटा, इसके ऊपर काफ़ी सारे सम्स कर चुके हैं अलग से सेपरेटली, वी डोंट नीड एनी काइंड ऑफ डिस्कशन। अपार्ट फ्रॉम दिस अपने लोग को एक चीज़ जो पढ़ना है और एक बार एग्ज़ाम में इसके ऊपर क्वेश्चन आया हुआ है वो है फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट। अब तुम बोलेगा भैया ये फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है। फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट का मतलब बहुत अच्छा से समझना, इसके ऊपर प्रैक्टिकल क्वेश्चन आया हुआ है जो अपने नहीं किए हैं मैं आपको आज कराऊंगा। बेटा फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट का मतलब क्या होता है, अब ध्यान से समझना। अपने लोग के पास क्या रहता है, EBIT जो इनकम स्टेटमेंट है उसमें अपने लोग क्या माइनस करते हैं, इंटरेस्ट, वेरी गुड। माइनस करके जो आता है उसको अपने क्या बोलते हैं, EBT, करेक्ट। फिर अपने क्या माइनस करते हैं, टैक्स, वेरी गुड। टैक्स माइनस करके क्या आता है बेटा, पैट, करेक्ट। पैट से फिर अपने माइनस क्या करते हैं, प्रेफरेंस डिविडेंड, ठीक है। तो अपने लोग का आंसर आता है पाफेस। पाफेस स्टैंड फॉर प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स। फिर अपने को जब EPS निकालना रहता है तो EPS निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, पाफेस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, यही फॉर्मूला होता है। तो मैं आपको अभी फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट का मतलब क्या होता है, पहले ब्रेक इवन आप याद करो, आपको इकोनॉमिक्स में पढ़ाया गया था मार्केट चैप्टर में कि व्हेन देयर इज़ नो प्रॉफिट नो लॉस, यानी आपका टोटल कॉस्ट इज इक्वल्स टू टोटल रेवेन्यू, देन दैट इज़ कॉल्ड ब्रेक इवन पॉइंट। सिमिलरली यहाँ पर ये लोग कहना ये चाहता है कि EBIT का ऐसा वैल्यू, ध्यान से सुनना, फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट अगर सुन लोगे तो याद हो जाएगा, इसके ऊपर थ्योरी आता है, इसमें भी थ्योरी आता है, इसमें भी आता है। तो फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट का मतलब होता है EBIT का ऐसा वैल्यू जिससे इंटरेस्ट, टैक्स और डिविडेंड देने के बाद ये वाला वैल्यू आए, यानी पाफेस ऐसा आए कि EPS 0 हो जाए। मतलब EBIT आपको ऐसा लेना है
जिसमें इंटरेस्ट माइनस कर दो, टैक्स माइनस कर दो और डिविडेंड माइनस कर दो, तो आपका जो पाफिस है ना वो ज़ीरो आ जाए, क्योंकि अगर पाफिस ज़ीरो हो गया तो ईपीएस भी ज़ीरो हो गया। तो मतलब मैं बोल सकता हूँ कि फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट का मतलब हो गया वैल्यू ऑफ ब्रेक इवन पॉइंट, वैल्यू ऑफ EBIT which after interest, tax and preference dividend arrives to such amount that EPS calculation becomes ज़ीरो। ठीक है, ये थोड़ा सा फाइनेंशियल लैंग्वेज हो गया कि EBIT का ऐसा वैल्यू जिसमें इंटरेस्ट, टैक्स, डिविडेंड माइनस करने के बाद एक ऐसा अमाउंट आ जाए कि EPS ज़ीरो हो जाए। और अपने सिंपल लैंग्वेज में बोले तो EBIT का ऐसा वैल्यू जिसके कारण पाफिस ज़ीरो हो जाए आफ्टर डिडक्शन ऑफ इंटरेस्ट, टैक्स एंड डिविडेंड। तो सिमिलरली द वैल्यू ऑफ EBIT विच आफ्टर इंटरेस्ट, टैक्स एंड डिविडेंड बिकम्स ज़ीरो, उसी को अपने लोग क्या बोल देते हैं कि भाई ये EPS आ गया। क्लियर है? तो एकदम सिंपल डेफिनेशन, EBIT का ऐसा वैल्यू जिसमें इंटरेस्ट, टैक्स, डिविडेंड माइनस कर दो तो EPS का वैल्यू क्या आ जाएगा? ज़ीरो। तुम बोलेगा भैया कोई एक एग्जांपल बता दो, तो एग्जांपल बेटा बहुत सिंपल सा आप समझ लो। जैसे फॉर एग्जांपल मैं अगर आपको बोलूँ कि मेरे पास जो एग्जिस्टिंग कैपिटल स्ट्रक्चर है, एग्जिस्टिंग कैपिटल स्ट्रक्चर का मतलब होता है कि अभी मेरे पास क्या क्या पैसा कहाँ कहाँ से आया हुआ है। तो एक मान लो इक्विटी शेयर कैपिटल 10 रुपये वाला मेरे पास 10 लाख है। ठीक है, आई एम टेकिंग ऑल द फिगर हाइपोथेटिकली, दैट मीन्स अकॉर्डिंग टू माई विल। प्रेफरेंस शेयर अब मान लो 100 रुपये के हिसाब से मेरे पास 2 लाख है। ठीक है, क्लियर हो रहा है? और 10% डिवेंचर्स है। ये प्रेफरेंस शेयर मान लो आप 10% वाला प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है। 10% डिवेंचर मान लो 100 रुपये वाले के हिसाब से मेरे पास 1 लाख है। क्लियर हो गया? अब मैं तुमको बोल रहा हूँ बेटा इसमें फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट निकालो। फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट निकालने का मतलब ये होता है कि EBIT का ऐसा वैल्यू बताओ कि पाफिस ज़ीरो हो जाए। अगर आपको बोलेगा फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट निकालो तो आप समझ जाइएगा आपको बोल रहा है EBIT का ऐसा वैल्यू निकालो कि आपका EPS ज़ीरो हो जाए। फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट का मतलब होता है फाइंड आउट EBIT। ठीक है, क्वेश्चन में इतना नहीं बोलेगा, क्वेश्चन में बोलेगा फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट निकालो। तो फाइंड आउट EBIT विच विल गिव ज़ीरो EPS। तो तुम बोलेगा भैया कैसे आएगा, ऐसा कौन सा वैल्यू है जिससे ज़ीरो EPS आ जाए? तो मैं आपको ना इसका या तो एक पूरा लॉन्ग कट, चलो मैं आपको एक सिंपल तरीका बता देता हूँ विद फॉर्मूला, तो आपका सम्स फटाफट हो जाएगा। लेकिन कहीं कहीं वो फॉर्मूला नहीं भी लगेगा, मैं आपको बताऊँगा कैसे। तो पहले अपने को फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट निकालना है। तो आप इसका एक सिंपल फॉर्मूला पकड़ के चलो, दिख रहा है, इंटरेस्ट प्लस प्रेफरेंस डिविडेंड बाई 1 माइनस टी। सपोज़ करो अपने लोग का जो ये सम्स था इसमें टैक्स रेट पकड़ लो आप, कैलकुलेटर चलो 50% पकड़ लो। ठीक है, अब तुम बोलेगा भैया तो लगाइए इसमें आई क्या है? आई का मतलब हो गया बेटा इंटरेस्ट, PD का मतलब हो गया डिविडेंड, प्रेफरेंस डिविडेंड, T का मतलब हो गया टैक्स। तो सबसे पहले आई इंटरेस्ट, तो 1 लाख है, 1 लाख पे 10% डिवेंचर का यानी 10,000 रुपया इंटरेस्ट, प्लस प्रेफरेंस डिविडेंड 2 लाख है, 2 लाख पे 10% कितना आएगा? 20,000, डिवाइडेड बाई 1 माइनस टी, टी यानी टैक्स, टैक्स कितना है? 50%। तो आप इसको सॉल्व कर लीजिए, यहाँ 40,000 आएगा यानी 50,000। यानी अगर आप 50,000 का EBIT लेते हो तो आपका EPS ज़ीरो हो जाएगा। तुम बोलेगा भैया चेक करवा दीजिए, तो चलो चेक करते हैं। इनकम स्टेटमेंट के हिसाब से EBIT कितना है? 50,000। अपने सबसे पहले इसमें क्या माइनस करेंगे? इंटरेस्ट, इंटरेस्ट कितना है? 1 लाख का 10% 10,000, कितना आ रहा है? 40,000। इसको क्या बोलोगे? EBT। टैक्स माइनस कर दो 50% यानी 20,000, तो 20,000 क्या आया आपका? पैट। प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस कर दो, प्रेफरेंस डिविडेंड कितना था? 2 लाख का 10% 20,000, तो देखो पाफिस क्या आ गया? ज़ीरो।
पाफेस ज़ीरो हो गया। तो जब पाफेस ज़ीरो तो ईपीएस भी क्या हो जाएगा, ज़ीरो, क्योंकि ईपीएस निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, पाफेस बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, यानी 0 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स कितना है अपने लोग के पास, 1,00,000। तो क्या आ रहा है, ज़ीरो। तो यही तो डेफिनेशन मैंने आपको बताया, फाइंड आउट ईबीआईटी विच विल गिव ईपीएस, ज़ीरो ईपीएस। तो आप ये फॉर्मूला लगा के निकाल दिया और यही आपका आंसर हो गया। अगर आपको बोलेगा प्रूफ करो तो ये प्रूफ कर दीजिएगा, नहीं तो यहीं पे छोड़ दीजिएगा। अब मैं आपको बता रहा हूँ कहीं कहीं ये फॉर्मूला यूज़ नहीं भी आता है। अब तुम बोलेगा भैया ऐसा कौन सा जगह है, तो लेटेस्ट चेक, एक सम मैं आपको और दे रहा हूँ। वीडियो पॉज करके पहले आप ये सम्स कॉपी कर लीजिएगा, एंड ये लास्ट वीडियो है। अ कंपनी हैज़ द चॉइस ऑफ इशूइंग 10% डिवेंचर्स और ₹100 इक्विटी शेयर टू रेज 20 lakhs टू मेक इट्स लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट। एक कंपनी के पास चॉइस है, या तो 10% डिवेंचर इशू करो या इक्विटी शेयर इशू करो और 20 लाख रुपया अरेंज कर लो। मतलब यू आर हैविंग अ चॉइस आइदर टू इशू द डिवेंचर्स और टू इशू द इक्विटी शेयर्स। अब ये वाला जो सम्स अपने किए थे, वी आर नॉट हैविंग एनी चॉइस, वी आर जस्ट गिवन द कैपिटल स्ट्रक्चर एंड हैव बीन फाउंड आस्क्ड टू फाइंड आउट द फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट। Simple, when you are asked to find out break even point without any choice, then you can apply this formula. But in this case you have been asked कि आपके पास चॉइस है 20 लाख रुपीज़ को रेस करने का, एंड यू आर हैविंग अ टू सोर्स, आइदर टू अरेंज दिस 20 लाख थ्रू डिवेंचर्स और टू अरेंज दिस 20 लाख थ्रू इक्विटी शेयर्स। आपके पास चॉइस है, तो जब चॉइस रहेगा तो बेटा अपने को थोड़ा अलग तरीके से सम्स करना पड़ेगा। आपको बोल रहा है करंट कैपिटल स्ट्रक्चर में अपने पास अभी 20,000 शेयर्स है इक्विटी का 100 रुपये वाला, और 8% डिवेंचर है 10 लाख वाला। प्रेफरेंस शेयर है 10 लाख का 12% वाला रेट पे। आपको बोल रहा है ईबीआईटी ऐसा बताओ कि ईपीएस आपका सेम आए। सेम आए का मतलब पहला वाला में भी ईपीएस वही आए, दूसरे वाले में भी ईपीएस वही आए, और आप ये बताइए पैसा कहाँ से लेना पड़ेगा। ठीक है, तो आपके पास दो चॉइस है, पहला ऑप्शन और दूसरा ऑप्शन। अपने को ईबीआईटी का वैल्यू निकालना है, अपने को नहीं पता ईबीआईटी कितना है, तो मैं ईबीआईटी को लेट कर रहा हूँ x, ठीक है, लेस इंटरेस्ट। बहुत ध्यान से समझना, ये पहला ऑप्शन में मैं ये मान के चल रहा हूँ कि पूरा पैसा इक्विटी से आएगा, और दूसरा ऑप्शन में मान के चल रहा हूँ कि पैसा कहाँ से आएगा, डिवेंचर से आएगा। कितना परसेंट वाला डिवेंचर है, 10% वाला। कितने रुपए का दरकार है, 20 lakhs। क्लियर हो गया बात। तो पहले इंटरेस्ट माइनस करना है, तो आप सबसे पहले इंटरेस्ट देखो, 8% डिवेंचर्स अपने पास जो अभी ऑलरेडी है, ऑलरेडी 8% डिवेंचर है 10 लाख का, तो 10 लाख पे 8% कितना होता है अपने लोग का, 80,000। ठीक है, यही इधर भी है। तो तुम बोलेगा भैया नया क्या, अरे नया तो अब आएगा ना प्लस, क्योंकि यहाँ पे जो एक्स्ट्रा पैसा चाहिए 20 लाख वो भी डिवेंचर से अरेंज हो रहा है। तो यहाँ पे अगर आप डिवेंचर से पैसा मंगाओगे तो आपका इंटरेस्ट और बढ़ जाएगा, तो आपका इंटरेस्ट हो जाएगा 2,80,000। ठीक है, क्लियर हो गया। सिंपल, पहला वाला में अपने 20 लाख इक्विटी से मंगा रहे हैं तो खाली इंटरेस्ट पुराना वाला ही है, और दूसरे वाले में 20 लाख अपने डिवेंचर से मंगा रहे हैं तो पुराना वाला डिवेंचर के साथ नया वाला डिवेंचर और ऐड हो गया। तो x माइनस 80,000, x माइनस 2,80,000, ये आ गया अपना ईबीटी। ठीक है, टैक्स का रेट देखो कितना दिया हुआ है, 50%। 50% मतलब इसका पूरा आधा कट जाएगा। तो तुम बोलेगा भैया आधा कट जाएगा मतलब x का 50% क्या होता है, 0.5x, और 80,000 का 50% 40,000। वैसे यहाँ पे 0.5x एंड 1,40,000। तो तुमको भी पता है 50% माइनस करोगे तो यही वैल्यू वापस आ जाएगा आफ्टर डिडक्शन। ठीक है, पहुँच गए। ये क्या है, पैट। अब क्या माइनस करना है, प्रेफरेंस डिविडेंड। प्रेफरेंस डिविडेंड देखो कितना दिया हुआ है एग्जिस्टिंग, 10 लाख पे 12% यानी 1,20,000। तो 1,20,000 और माइनस करना है।
तो 0.5x माइनस 1,60,000, 0.5x माइनस 2,60,000। ठीक है, ये क्या आया? पाफिस। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, तो बहुत ध्यान से समझना। पुराना इक्विटी शेयर्स देखो कितना है, 20,000। और अगर आप 20 लाख नया इक्विटी शेयर से अरेंज करते हो तो 20 लैक्स डिवाइडेड बाई 100 अगर आप करते हो तो कितना आएगा? 20,000। तो 20,000 इक्विटी शेयर और बढ़ गया। ध्यान से समझना, पुराने में तो अपने पास 20-20 हज़ार तो इक्विटी शेयर है ही, यानी 20,000 इक्विटी शेयर यहाँ भी है और 20,000 यहाँ भी है। और जो एक्स्ट्रा 20 लाख चाहिए अगर वो इक्विटी से अरेंज करोगे तो 20,000 शेयर और बढ़ गया। तो पहला वाला ऑप्शन में अपने इक्विटी से अरेंज कर रहे थे तो यहाँ 20,000 और बढ़ गया। और दूसरा वाला में अपने कहाँ से अरेंज किया? डिवेंचर, तो और नहीं बढ़ा। तो इसका मतलब यहाँ 40,000 इक्विटी शेयर हो गया और यहाँ पे खाली 20,000। क्लियर है? ईपीएस कैसे निकलता है आप भी जानते हो, डिवाइड करना पड़ेगा। पाफेस डिवाइडेड बाय इक्विटी शेयर्स, वैसे यहाँ पे भी पाफेस डिवाइडेड बाय इक्विटी शेयर्स। अब आपको क्वेश्चन में क्या बोला है? ईबीआईटी का ऐसा वैल्यू निकालो, फाइंड आउट ईबीआईटी ऐसा कि ईपीएस सेम आए। तो यानी ये दोनों सेम होना चाहिए, तो बाय कंडीशन दोनों को इक्वलाइज कर दो। बाय कंडीशन दिस इक्वल्स दिस, यानी 0.5x by this should be equals to this। ठीक है, नाउ वी नीड टू सॉल्व इट। यहाँ ये और ये कट गया, कितना आ रहा है? 2। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। 0.5x माइनस 1,60,000 इक्वल्स 2 इंटू 0.5 1 होता है, तो यानी x आ जाएगा खाली, एंड 2 इंटू 2,60,000 5,20,000। डन, क्लियर हो गया। अब मैं x को इधर ले जा रहा हूँ और 5,20,000 को इधर ले जा रहा हूँ, तो आप सॉल्व कर लो। तो आएगा x माइनस 0.5x और 5,20,000 माइनस 1,60,000, तो 0.5x इक्वल्स 3,60,000 और x इक्वल्स 7,20,000। ठीक है, ये आपका क्या हो गया? आंसर। अब तुम बोलेगा भैया ये सही है क्या? तो बेटा आप 7,20,000 ईबीआईटी लेके दोनों ऑप्शन में सॉल्व करके देख लो, ईपीएस सेम आएगा। करके देखना कॉपी में, ठीक है, आधा नहीं छोड़ना। समझ गया? यहाँ आके आपका लिवरेज चैप्टर कंप्लीट हो गया और कुछ नहीं है लिवरेज के अंदर में। तो बहुत ध्यान से सुनना, एफएम के अंदर में हाउ मेनी चैप्टर्स वी हैव डन टिल डेट। एक बात मैं आप लोग को बोलना भूल गया। तुम बोलेगा क्या भैया? अकाउंट्स में वी हैव डन होल्डिंग कंपनी। होल्डिंग कंपनी में अपने काफ़ी सारा सम्स किए थे और मैंने आपको बाद में व्हाट्सअप ग्रुप में भेजा भी था, सबसे पहला आफ्टर लॉकडाउन, बहुत सारे सम्स होल्डिंग कंपनी के। तुम लोग किसी ने भी मुझे उसके रिलेटेड ना तो क्वेरी पूछा और ना ही कुछ भेजा। मुझे वो होल्डिंग कंपनी का सबका आंसर्स चाहिए। वो प्रोबेबली आप मेरे को जल्दी से फटाफट 2-3 दिन के अंदर में भेजो, तो मैं अकाउंट्स का ही नेक्स्ट चैप्टर अब चालू करूँगा। अगर वो नहीं आया तो कोई वीडियो और अपलोड नहीं होगा। माइंड इट वेरी केयरफुली, मैं कोई वीडियो अपलोड नहीं करूँगा अगर होल्डिंग कंपनी का आंसर्स नहीं आया। इसके अंदर में अपने लोग कॉस्ट ऑफ कैपिटल कर लिए हैं, डिविडेंड कर लिए, लिवरेज कर लिए, ठीक है, एंड टाइम वैल्यू ऑफ मनी कर लिए। अब तुम बोलेगा भैया आगे, इसमें तो 2 चैप्टर और रह गया, वर्किंग कैपिटल और कैपिटल बजटिंग। होल्डिंग कंपनी अपने एक किए थे, अब अकाउंट्स में नेक्स्ट मूव करने का मन है। रेशियो एनालिसिस पूरा प्रैक्टिकल बेस्ड वीडियो है बेटा, काफ़ी कुछ है उसके अंदर में समझाने के लिए।
तो मैं तभी भेजूँगा जब आप लोग का देखूँगा, ठीक है। आप इसको भेजो फटाफट। बाय।